वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो पेपर हुआ है बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स का, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो पेपर हुआ है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का। केवल बालिकाओं वाला जो पेपर है इसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। कल बालकों का पेपर है, यानी कि छात्रों का पेपर है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में किस तरीके के पेपर आ रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत मॉडल पेपर जो बनाया था वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। आइए अब हम इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। 2 घंटे की परीक्षा आपकी हो रही है, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कल भी ऐसे एकदम से सेम परीक्षा आएगी, तो एक बार आप पेपर देख लें कि आपके विश्वविद्यालय में जो बालिकाओं का पेपर था वो कैसा आया था। बालक बालिका का पूछे जाने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग पूछा आता, अलग अलग प्रश्न आएंगे, नहीं। प्रश्न आपके अलग हो सकते हैं, कुछ प्रश्न मैच करेंगे, कुछ प्रश्न अलग आएंगे। सिलेबस एक ही होता है, तो आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मत सोचिए कि ये बालिकाओं का है तो कुछ अलग टाइप का मिलेगा, ये बालकों का कुछ अलग मिलेगा। सेम सिलेबस होता है, तो यहाँ से भी मतलब ऐसे ही पेपर आपका भी बन सकता है। कुछ प्रश्न आपको मिले जुले मिलेंगे, ठीक है, कुछ प्रश्न आपको बदल दिए जाएंगे, बस ऐसे करते हैं। क्लियर? तो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को अगर आपने देखा होगा तो निश्चिंत होकर के आप कल पेपर देने जाइएगा, आराम से आपका पेपर अच्छा होगा। अब देख लीजिए, कुछ प्रश्न हो सकता है आप में यहाँ से आ जाएं, तो आप इन पेपर को देख लीजिए और जिनकी परीक्षा हुई है वो आप मिला लीजिएगा कि भाई हमने कितने प्रश्न को सही किया। पहला प्रश्न, लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं क्योंकि। लाइकेन शहरों में इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि SO2 के प्रदूषण के कारण से शहरों में लाइकेन नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कुछ पेपर जो होंगे, तो ये पेपर आपका यस बुकलेट कोड वाला है, सभी का पेपर सेम ही है, सब में क्वेश्चन सेम है। लेकिन क्या होता है कि PQRST ऐसे करके तमाम बुकलेट छपती हैं ताकि जो है क्लास में बच्चे नकल ना कर पाएँ, आगे पीछे देख ना पाएँ। तो जिनका P वाला होगा उनमें क्वेश्चन की जो सीरीज होगी, यानी कि जैसे कि आप में पहला जो प्रश्न होगा वो Q वाले में जो है आपका हो सकता है 56 नंबर पे दिया हो, वही आपका यस नंबर पे हो सकता है जो आप में पहला दिया हो P वाले में, वो Q पर 56 में दिया होगा, तो वो यस में आपका दिया होगा जो है 97 नंबर पर हो सकता है दिया हो। जो पहला आपका P में है हो सकता है वो आपका जो है T में आपका दिया हो जो है 28 नंबर पर। ऐसे आपको अलग अलग करके दिया जाता है, ठीक है, श्रृंखला अलग अलग होती है। आपका सभी प्रश्न यही होंगे, तो आप एक बार प्रश्नों को अपने मिला लीजिएगा कि आपने कितना सही किया। 100 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं 100 प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये श्रृंखला मतलब कि हो सकता है जो आप में पहला हो वो हो सकता है इसमें 56वां हो या 28वां हो या 97वां हो, तो इसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको मिला लेना। प्रश्न वही है सारे के सारे, ठीक है। लाइकेन शहरों में नहीं मिलते क्योंकि SO2 के प्रदूषण के कारण से। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। फर्न और साइकस, शैवाल और लिवरवर्ट, या लाइकेन तथा मॉस, या नीम का पेड़ तथा आइकार्निया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? बिल्कुल सी ऑप्शन, लाइकेन और मॉस इज राइट आंसर। दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। जल प्रदूषण का मुख्य कारक है, विच इज द मेन फैक्टर ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इनमें से बताएंगे वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से क्या है? पीड़कनाशी, अपमार्जक, औद्योगिक व्यर्थ, या NH3। मैंने आपको बताया था जो औद्योगिक वेस्ट होता है आपका, तो आपका जो औद्योगिक वेस्ट होता है, यानी कि औद्योगिक व्यर्थ जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो कचरा होता है, मलबा होता है कंपनियों का, इंडस्ट्रीज का, वही जो होता है जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। DDT इज आ, यानी कि DDT है एक, क्या है? DDT जो है एक, ये क्या है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। चौथा नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक अजैव निम्नकारी प्रदूषक है। क्या है? अजैव निम्नकारी प्रदूषक है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। DDT जो है ये एक रासायनिक जो है ये प्रोडक्ट होता है। अगला प्रश्न, व्हिच इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर एंड सोल पोल्यूशन। जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत। देखिए जल और मृदा प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है इनमें से, देखिए कृषि उद्योग, खदान और ताप बिजली घर, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पांचवे का। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, लवणीकरण होता है
बताएं, लवणीकरण होता है अत्यधिक खेती के कारण से, खराब अफवाह के कारण से, या फिर दोनों के कारण से? दोनों के कारण से होता है लवणीकरण, बोथ, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण का कारण है, बताएं, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाई, बताएं, जल प्रदूषण का क्या कारण है इनमें से? देखिए, प्लवक की वृद्धि, औद्योगिक बहिर्स्राव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक बहिर्स्राव, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो होता है औद्योगिक बहिर्स्राव वही होता है, औद्योगिक मलबा, ये जल प्रदूषण का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है, बताएं, 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धूल के प्रभाव का मतलब कि धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रंध्र बंद होने का, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया था 9वां नंबर, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन में से हैं, बताएं, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड, तो सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन में शामिल होता है, तो 9वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है नई दिल्ली, 10वां प्रश्न है, नई दिल्ली के वाहनों से कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है? नहीं निकलता है, तो ये SO2 निकलता है, CO भी निकलता है, ठीक है, राख नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर प्रश्न, डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, डेट्राइटस जो खाद्य श्रृंखला होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? वो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, हिरोशिमा पर पहला एटम बम विस्फोट हुआ था, द फर्स्ट एटम बम वाज एक्सप्लोडेड ओवर हिरोशिमा ऑन, तो 6 अगस्त 1945 को ये हुआ था, हिरोशिमा पर पहला बम एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, और दूसरा नागासाकी पर गिरा था, ठीक है, लिटिल मैन यहाँ पर गिरा था और फैट मैन जो था वो नागासाकी में गिरा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अम्लीय वर्षा से होने वाली क्षति अम्लीय वर्षा की प्रकृति के कारण होती है, संतुलन की रक्षा करने की, झेलना, या संचारक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13वें का? बिल्कुल संचारक, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संचारक इज राइट आंसर। अम्लीय वर्षा से होने वाली क्षति अम्लीय वर्षा की संचारक प्रकृति के कारण से होती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण से नहीं होने वाला रोग, जल प्रदूषण यानी कि दूषित जल से कौन सा रोग नहीं होता? देखिए, पीलिया जल प्रदूषण से होती है, हैजा भी होता है और पेचिस भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, एड्स जो होता है ये जल प्रदूषण से नहीं होने वाला रोग है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, 15वां नंबर प्रश्न है, रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है, बताएं, रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक जो होता है वो कौन प्रकाशित करता है? तो वो कौन प्रकाशित करता है भैया? वो करता है IUCN करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, IUCN करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, देखें, जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? बताएंगे फटाफट से। जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाले जो जीव होते हैं उनको बोला जाता है क्या? नेक्टॉन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्टॉन जो होते हैं जीव ये गति करते हैं जल में ऊपर ऊपर। बेंथोस जो होते हैं वो नीचे रहने वाले प्राणी होते हैं, जल के तलिए एकदम से तल वाले भाग में, ठीक है, तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 17वां नंबर प्रश्न है, परितंत्र में क्या होते हैं? द इकोसिस्टम इंक्लूड्स, परितंत्र में जैविक और अजैविक, बिल्कुल जैविक और अजैविक घटकों का एक तंत्र होता है, उसी को परितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक और अजैविक कंपोनेंट मिल करके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18वां नंबर प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हरे पादप है क्योंकि वो विस्तृत रूप से वितरित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। वे मृदा में भली प्रकार स्थिर भी होते हैं, ठीक है। केवल उन्हीं से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 को स्थिर करने की क्षमता रहती है, बिल्कुल रहती है। ये तीनों करेक्ट आंसर हैं, सी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, 18वें का यानी कि डी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भोपाल आपदा में कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस जो आपदा हुई थी उसमें निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था 20वां नंबर, जल चक्र को नियंत्रित करता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अंडर कंट्रोल ऑफ, बताएं, घास स्थल, वन, पादप फलक या उपरिरोही, बताएं। तो वन जो होता है, फॉरेस्ट जो होता है, जल चक्र को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर इसका 20वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। देखिए इसमें अंग्रेजी में दिया गया, सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में 1936 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1936 इज, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, जिम कॉर्बेट इज राइट आंसर। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में ये स्थित है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर पावर इज प्रोडक्टेड फॉर्म, न्यूक्लियर विखंडन से, या तो बिल्कुल जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहीं से परमाणु विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं यानी कि द प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 25 नंबर, ऑल कंज्यूमर्स आर, सभी उपभोक्ता क्या होते हैं। सभी उपभोक्ता जो होते हैं परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब कि वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ताएं जो होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द बेस ऑफ फूड चेन आर, खाद्य श्रृंखला में आधारीय जीव होते हैं। खाद्य श्रृंखला में जो आधारीय जीव होते हैं वो होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप, यानी ऐसे जो पादप जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हों वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता और प्रकाश संश्लेषी पादपों पर जो होते हैं डिपेंड होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और इन सभी पर डिपेंड होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 27 नंबर, देखेंगे प्रश्न, पारितंत्र के अजैविक संघटक निम्न में से कौन है। फटाफट से आप बताएंगे 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, पारितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन है, तो इनमें से कौन है, बताएं 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। परितंत्र के अजैविक घटक, परितंत्र के अजैविक घटक में आपके खनिज चक्रण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 28 नंबर, पोषी स्तर बनता है, बताएं पोषी स्तर किससे बनता है। पोषी स्तर जो बनता है वो खाद्य श्रृंखला से बनता है। ऑप्शन नंबर इसका खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए सभी जीवों से बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, प्रश्न है, एक पादप जो शाकाहारी खाते हैं यानी कि अ प्लांट इज ईटन बाई अ हेरी herbivore which in turn is eaten by a carnivore marks, यानी कि एक पादप जो शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, इससे क्या बनती है, एक खाद्य श्रृंखला बनती है। एक पादप जो शाकाहारी खाते हैं, पादप मतलब कि देखें ऐसे एक, आप मान लीजिए ये पादप हो गए, इनको शाकाहारी खाएंगे तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर, तृतीयक उपभोक्ता ये ऊपर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला बन जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूड चेन्स इसको बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं यानी खाद्य श्रृंखला। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द इम्पोर्टेंट ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, यानी कि परितंत्र का महत्व होता है, परितंत्र का महत्व होता है ऊर्जा प्रवाह में, खनिज चक्रण में, या दोनों में, बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का, बिल्कुल दोनों में, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण दोनों में परितंत्र का महत्व होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फुल फॉर्म ऑफ AQI, AQI का पूर्ण रूप क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का शुरुआत कब हुई। तो UNEP की शुरुआत कब हुई है, वो हुई है जून में शुरू हुआ है। ठीक है, जून 1972। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न क्या है,
प्रश्न है अर्थ आवर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अर्थ आवर जो कार्यक्रम है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? 31 मार्च को शुरू किया गया था 2007 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2007 इज राइट आंसर। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 33 का बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर 33 का। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनजीटी हैज बैंड काइट स्ट्रिंग मेड ऑफ विच मटेरियल? एनजीटी ने सामग्री से बनी, मतलब किस सामग्री से बनी पतंग डोर पर प्रतिबंध लगा दिया? नायलॉन की डोर पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा कोई भी सिंथेटिक सामग्री से अगर डोरा बनता है तो उसको भी उड़ाने से रोक लगाया है। और प्लास्टिक भी आप लगा सकते, तो इसमें डी ऑप्शन अगर दिया है। वैसे अगर ये कोई सिंथेटिक आपका सामग्री ना दिया होता तो केवल नायलॉन आपका लग जाता, लेकिन ये भी दिया है, ये भी दिया है। इन दोनों को बैन किया, उसमें प्लास्टिक भी आपका आ जाएगा, क्योंकि इससे चिड़ियों को बड़ा नुकसान होता है, इसीलिए इसको बैन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक, फटाफट से आप बताएंगे। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक जो होता है, प्राथमिक उत्पादक की बात हो रही है 36 का, बिल्कुल सी ऑप्शन। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ये प्राथमिक उत्पादक होता है। अगला प्रश्न सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का, मतलब 36 का। 37 नंबर है 37 का। AQI में हरे रंग का क्या अर्थ है? हरे रंग का मतलब होता है गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है। कोई मतलब किससे कोई वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है? देखिए SO2 से वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, CO2 से भी और CO से भी होता है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक खाद्य जाल से मिलकर के क्या बनता है? एक खाद्य से जाल से मिलकर के क्या बनता है? कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न सतत विकास का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट या ब्रंटलैंड रिपोर्ट अलग अलग जगहों पर मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो लागू हुआ है 1 मार्च 1986 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? एक मिनट 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आप देखेंगे यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है 1980। ये 1980 में ही लागू हुआ है, 28 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में 1986 सब जगह दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इसमें से चारों का गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था ये लागू हुआ है 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर 1980 को, ये बात ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण जो कानून लागू हुआ है वो 1986 में लागू हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कोई सही नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1 अक्टूबर दिया है तो यहाँ पर आप 19 अक्टूबर करके यहाँ पर आप 80 कर सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ये डी हो सकता है। तो ये प्रश्न आपको मैंने बता दिया। वन संरक्षण जो अधिनियम है ये लागू कब हुआ है? 28 अक्टूबर को लागू हुआ है, 28 अक्टूबर को लागू हुआ है। ठीक है, और कितने 1980 में ही लागू हो गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा करेक्ट आंसर इसमें मिसप्रिंट है या फिर कुछ है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो अपनाया गया है वो कब अपनाया गया है? तो वो अपनाया गया कब भाई? वो अपनाया गया है 1997 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो अपनाया गया है वो 11 दिसंबर को अपनाया गया 1997 में। जापान के एक शहर है क्योटो, तो वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था, वहीं पर अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन वाज वर्ल्ड लाइफ फंड, WWW, सॉरी वर्ल्ड वाइड फंड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष की बात हो रही है।
तो विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई है, फटाफट से आप बताएंगे। इसकी स्थापना जो की गई है वो की गई 19 अप्रैल 1961 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व प्रकृति संगठन WNO कब स्थापित हुआ? तो WNO जो स्थापित हुआ है वो 3 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। WNO इज राइट आंसर, मतलब 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है हाउ, मतलब महात्मा गांधी ने कितने पाप की अवधारणा दी है? 7 पापों की अवधारणा दी महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय मूल्य आवश्यक है स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 47 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक होते हैं। क्लियर? तो ये तीनों जीवन को आसान और सुखमय बनाने के लिए नहीं, परिवार और दोस्तों के साथ रहने के लिए ये भी नहीं, इच्छाएं पूरा करने से पैसा कमाने ये भी नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 48 नंबर प्रश्न है, शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकताएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? सतत होती हैं, कॉन्टिन्यूसली होती हैं, हमेशा होती हैं। 48 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सतत यानी कि कॉन्टिन्यूस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन बीइंग? मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है? तो भौतिक सुविधाएं जो हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो आवश्यक हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं है, हमेशा इसका लगातार विकास होता रहता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खुश रहने के लिए भावात्मक स्थिति क्या है? खुशी, आनंद, प्रसन्नता, ये सब तीनों। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने और बेचने के को क्या नाम दिया गया है? बताएं। 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने और बेचने को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? ई कॉमर्स नाम दिया गया है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई कॉमर्स इज राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है, अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे? 11वें नंबर के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 53 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, एक नायक बनो और मुझे कोई डर नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? तो बी अ हीरो एंड आई हैव नो फियर, हु सेड द सेंटेंस? तो इसको कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 53 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का एक वाक्य है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर 53 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 54 नंबर देखेंगे। बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? व्हाट इज द स्पाउस नेम ऑफ बिल गेट्स? तो मेलिंडा गेट्स उनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न है, रिश्वत अधिनियम 2010 UKBA कब लागू हुआ? UKBA कब लागू हुआ बताएं। 2010 में रिश्वत अधिनियम जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ था? ये बना था 2010 में, लेकिन लागू जो हुआ है ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2011 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई को कब हुआ था? 1945। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1900 कब हुआ था? 1900। बिल्कुल, 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 57 नंबर, अजीम प्रेम जी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बताएं, मतलब किसके अधिकारी? अजीम प्रेम जी जो हैं विप्रो के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, विप्रो लिमिटेड के। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट आरंभ कब किया था? तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब आरंभ किया था? वो आरंभ किया था 4 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 59 नंबर, आचार नीति एक क्या है? आचार नीति एक क्या है? सकारात्मक, प्रयुक्त या मानक? आचार नीति या एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि मानक है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानक विज्ञान है आचार नीति, या जो आपका नीति शास्त्र होता है आचार नीति। अगला क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न है, अस्थायी विकास में पिलर का एक नाम बताएं। तो देखें, अस्थायी विकास के लिए 3 पिलर होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और एक और है आपका, ठीक है। तो आर्थिक इसमें दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकोनॉमिक इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन, पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, खुशी बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 62 नंबर, समय दृष्टिकोण में से है एक, बताएं समय दृष्टिकोण में से एक क्या है? मनोवैज्ञानिक है, वन
ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच, इनमें से साइकोलॉजिकल बिल्कुल 62 का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मनोवैज्ञानिक इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भगवत गीता क्या है? व्हाट इज भगवत गीता? भगवत गीता राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद का एक रूप है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वयं क्या है? व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ जो है शरीर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जो है ह्यूमन बॉडी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज धर्मा? धर्म क्या है बताएं? बताएं धर्म क्या है, फटाफट से आप बताएंगे धर्म क्या है? धर्म जो होता है स्वीकृति के कार्य या पुरुषार्थ या पुष्प पुण्य या तपस्या। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाए? 65 का करेक्ट आंसर। देखें जो है एक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल्कुल स्वीकृति के कार्य होते हैं धर्म, डी ऑप्शन इसका लगा सकते हैं। अच्छा, पुरुषार्थ जो होता है उसमें 4 अंग होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में आप देखेंगे, हालांकि डी ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ए ऑप्शन भी आपका कहीं ना कहीं पे दिख रहा है थोड़ा बहुत आप परसेंटेज में। अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि वो क्या करती है इस प्रश्न को लेकर के, किस परिप्रेक्ष्य में उसने पूछा था। तो परिप्रेक्ष्य अगर मिल जाता है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी डी और आपका ए, मतलब कि ए, लेकिन आपका डी जो है लगभग आपका 70% आपका सही है, और सी जो है आपका लगभग 30% आपका सही माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 66 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण जी से उनकी पहली मुलाकात में क्या प्रश्न पूछा था? तो उन्होंने पूछा था कि हैव यू सीन गॉड, या क्या आपने ईश्वर को देखा है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, हैव यू सीन गॉड। 67 नंबर क्वेश्चन है, धन और धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था ट्रस्टीशिप, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गांधी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को कितने स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत या राष्ट्रीय, तीनों स्तर पर, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है? तो गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में अहिंसा और सत्य का वर्णन किया है, अहिंसा एंड ट्रुथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मूल्य क्या है? मूल्य विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल ठीक है, यही वाला। कुछ ऐसे जिसे करने के लिए हमें प्रसन्नता होती है, विचित्र विचार, एक वस्तु जो हमें पसंद है, नहीं। ए ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ब्लॉग क्या है? व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग जो होता है वो एक ज़्यादातर ऑनलाइन जर्नल के रूप में, एक व्यक्तिगत या कारपोरेट वेबसाइट के रूप में होता है ब्लॉग, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं लगातार देता रहता हूँ। बहुत जल्दी आपको मैंने पेपर सॉल्व करवा करके आपके समक्ष दे दिया। प्रथम सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर सभी का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, आप लोगों ने देखा होगा। इसी प्रकार से ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल जिनकी परीक्षा है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं तो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही प्रश्न पूछे आएंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है? तो बाजार में ज्वेलर्स के लिए जो आवश्यक होता है वो BSI हॉलमार्क आवश्यक होता है, 72, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, BSI हॉलमार्क, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, BIS, ठीक है, BIS हॉलमार्क इज राइट आंसर। 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। 73 नंबर प्रश्न है, नैतिक दुविधा के खतरे कौन से हैं? व्हाट आर द ट्रीट्स, मतलब कि थ्रीट्स टू एथिकल डिलेमा, बताएं। देखिए, व्यक्तिगत चरित्र और मूल्यों की विफलता, बिल्कुल ये भी नैतिक दुविधा होता है। संगठन का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों से टकरा जाता है तो ये भी दुविधा है। इसके अलावा सहकर्मी दबाव, तनाव व्यक्तिगत मूल्यों के साथ विरोधाभासी है, तो ये भी बिल्कुल तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 74, मतलब कि 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण की समस्या है? फटाफट से आप बताएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेटेशन? देखिए, उच्च स्तर की गोपनीयता, अनुचित आचरण का समर्थन, सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा करता है, निजीकरण की ये सारी समस्याएं हैं। तो 74 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का नैतिक मुद्दा है? सोशल मीडिया का नैतिक मुद्दा क्या साइबर बुलिंग या ट्रांसपेरेंसी या प्राइवेसी? तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 76 नंबर, तो 75 का डी। अगला प्रश्न है 76 नंबर, साइबर सुरक्षा क्या है? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी करती है। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों में से एक प्रणाली की रक्षा करती है, बिल्कुल डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट? साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षित करती है? अपराधियों से बचाती है, या हैकर्स से बचाती है, या इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की रक्षा करती है? तो इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैकर्स से भी बचाती है, लेकिन ऑप्शन में अगर ये दिया होगा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की रक्षा करती है साइबर सुरक्षा, तो ज़्यादा बेटर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 78 नंबर प्रश्न, जैविक भोजन क्या है? जैविक भोजन क्या है? बिना औजार की खेती, रसायन की खेती, या पानी के बिना खेती? तो कीटनाशक के बिना खेती करना जैविक भोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज प्राइवेटेशन, यानी कि निजीकरण क्या है? निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजीकरण का मतलब होता है 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। निजीकरण स्वामित्व का एक तरीका होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ISI मार्क प्रमाणीकरण चिन्ह है डैश उत्पादों में बताएं? एग्रो उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादों में, बिल्कुल। तो ISI जो है, ISI मार्क जो है सर्टिफिकेशन मार्क्स फॉर इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी कि औद्योगिक उत्पादों में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका देखेंगे 81 नंबर है, AG मार्क इज गारंटी ऑफ स्टैंडर्ड। AG मार्क मानक की गारंटी करता है, आकार, मात्रा, वजन किसका? गुणवत्ता की, क्वालिटी का मापन करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी आवर बेसिक वैल्यूज? तो हमारे बेसिक जो मूल्य है वो लगभग कितने हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको 6 भी मिलते हैं, कहीं कहीं पर आपको 8 भी मिलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दोनों में डिबेट है। देखिए बेसिक वैल्यू जो होते हैं कई होते हैं, इसमें आपकी किस आधार पर प्रश्न पूछा गया है ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आधार दिया नहीं है, तो 6 8 दोनों हो सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, हालांकि 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि 8 वैल्यू कई जगहों पर आपको मैंने पढ़ा है किस पुस्तकों में, 6 वैल्यू भी पढ़ा है, 4 वैल्यू भी पढ़ा है, ठीक है। आगे देखेंगे 83 नंबर प्रश्न है, मुख्य प्रकार के एकाधिकार हैं? देखें टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, बिल्कुल ठीक है। तकनीकी आधार मतलब एकाधिकार, एक एकाधिकार का प्रकार है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा क्या होती है? 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक दुविधा की अगर बात की जाए तो देखिए नैतिक दुविधा जो होती है इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष जब होते हैं उसी को नैतिक दुविधा बोलते हैं, मोरल कन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा है? व्हिच इज द इथिकल इशूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का नैतिक मुद्दा इनमें से कौन सा है? देखिए नैतिक मुद्दा की अगर बात की जाए 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोपनीयता का आक्रमण, हैकिंग और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 86 नंबर, व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी क्या है? एक व्यक्ति समूह के बारे में गहन अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 87 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निर्णय जो अक्सर और प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं वो कहलाते हैं क्रमादेशित निर्णय, या गैर क्रमादेशित निर्णय, या प्रमुख निर्णय, या क्रियात्मक निर्णय? तो 87 का करेक्ट आंसर जो जानते हैं क्या होगा? बिल्कुल क्रमादेशित निर्णय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्णय जो अक्सर प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं वो क्रमादेशित निर्णय होते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR ज्वाला जो दुनिया में पहला देश है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है। बताइएगा CSR वाला जो दुनिया का एकमात्र देश है वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 89 नंबर 89 नंबर प्रश्न है, मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। तो अच्छे और बुरे पहलुओं से क्या रिलेटेड होता है? अच्छे और बुरे पहलुओं से रिलेटेड होता है आपका मूल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से मतलब इनमें से कौन इस दृष्टिकोण को मानता है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 91 नंबर प्रश्न है, परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं? परितंत्रों के समुच्चय को बायोस्फीयर या बायोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाए, जीवमंडल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 92 नंबर प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किस रूप में? तो पारिस्थितिकी तंत्र को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, पर्यावरण के साथ सभी पौधे और जानवरों की प्रजातियां जो होती हैं वो परिभाषित कर सकते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज एलॉन्ग विथ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का इस रूप में आप परिभाषा दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर आपका, 92 का डी ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अबायोटिक इज आल्सो कॉल्ड, अजैविक को भी कहा जाता है। 93 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अजैविक को कहा जाता है भौतिक वातावरण या पर्यावरण। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाए? अजैविक संगठकों को भौतिक वातावरण या भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, तो अबायोटिक इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल इन्वायरमेंट बोल सकते हो उसको। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 94 नंबर प्रश्न है, एक पारितंत्र में पौधे होते हैं, तो एक पारितंत्र में जो पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 94 का बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर, उत्पादक होते हैं पौधे, प्रोड्यूसर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 95 नंबर प्रश्न है, पारितंत्र में द्वितीय को भोक्ता मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकतर मांसाहारी होते द्वितीय को भोक्ता। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 96 नंबर प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन का क्या अर्थ है? यूट्रोफिकेशन का क्या अर्थ है? 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन का क्या अर्थ होता है, फटाफट से आप बताएंगे। द्वितीय को भोक्ता की अगर बात की है, द्वितीय को भोक्ता जो होते हैं मांसाहारी और सर्वाहारी कैटेगरी में भी कहीं कहीं पर आते हैं, कहीं कहीं पर। जैसे आप देखेंगे अगर पारितंत्र बना, जैसे मान लेते हैं घास फूस हो गई, घास फूस कौन खाएगा? प्राथमिक उत्पादक हो गए। द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता में के अंदर का क्या होगा? देखिए यहाँ पर कुछ जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर जैसे बकरी वगैरह हो गई, यहाँ पर मनुष्य भी आप रख सकते हैं, सर्वाहारी में आता है, जो बकरी को खाता है। ठीक है, और सब चीज़ को खाता है। लेकिन अधिकतर जो होता है, अधिकतर पारतंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्या आपको दिया गया है, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? 96 नंबर। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है अतिरिक्त पोषण के कारण जल स्रोत का जलीय पदार्थों से भर जाना, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, बताएं विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन है, वनों की कटाई से आमतौर पर क्या कम हो जाती है, वर्षा कम होने लगती है? रेनफॉल, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, वो प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड जो सदैव सीधा रहता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो होता है ओशियन, यानी कि महासागरों का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न जो पेपर था वो थोड़ा सा ठीक ठाक आया था इसमें, मतलब पेपर बढ़िया जिसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा कठिन भी आया था, ऐसी बात नहीं है कि आप हल्के में पेपर ले लेते। लेकिन जो आपका फूड न्यूट्रिशन वाला पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, वो बड़ा सरल आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था। ये पेपर भी ठीक ठाक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने बहुत सारे प्रश्नों को कर लिया होगा, आप पास बड़े आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो है कल का जो पेपर होगा वो बहुत महत्वपूर्ण, आपके इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आने वाले वहाँ पर, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर बनाने का एक प्रकार से पैटर्न जो आपको पता चल गया कि भाई कैसे कैसे पेपर आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के BA BSc बीकॉम के 3rd सेमेस्टर जो कि अभी पेपर हुआ है आज ही, उसका को करिकुलर का मैंने पेपर आपको सॉल्व करवा दिया, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का। तो यही पेपर आज पूछा गया था, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का, केवल बालिकाओं के लिए था ये, बालिकाओं और बालकों के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न जो पूछे गए इनमें ये सभी में आ सकते हैं। देखें, बालक और बालिकाओं का अलग अलग पेपर शायद इसलिए करवाते होंगे कि भाई ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि BA BSc बीकॉम का सभी का पेपर साथ ही में होता है, तो इसलिए जो है
बालक बालिकाओं का अलग अलग करवा देते हैं, या फिर और भी जो उनका करवाने का हो मैटर, हालांकि इसीलिए करवाते, बाकी सिलेबस तो सभी का सेम है। बीए का भी, बीएससी का भी, काम का, बच्चों का, लड़के लड़कियों का, सबका सिलेबस सेम है। क्लियर? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।